नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अगले हफ्ते तक सीएनजी पीएनजी पर कंज्यूमर को मिल सकती है राहत की खबर। गैस कीमतों पर कैपिंग की सिफारिश कर सकती है कमेटी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। शानदार ग्लोबल संकेतों से अक्टूबर एक्सपायरी पर बाजार तेजी के साथ बंद। आईटी को छोड़कर सभी सेक्टर्स में मजबूती। मिड और स्मॉल कैप में खरीदारी। सेंसेक्स 213 और निफ्टी 81 अंक चढ़ा। T20 वर्ल्ड कप में भारत की दूसरी जीत। नीदरलैंड्स को भारत ने 56 रनों से हराया। 20 ओवर में 123 रन ही बना पाई नीदरलैंड की टीम। भारत की तरफ से रोहित, विराट, सूर्या ने लगाए अर्धशतक। महिला क्रिकेट खिलाड़ियों पर बीसीसीआई का ऐतिहासिक फैसला। महिला खिलाड़ियों को मिलेगी पुरुषों के बराबर मैच फीस। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने दी जानकारी। भड़काऊ भाषण मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को 3 साल की सजा। रामपुर कोर्ट के फैसले के बाद विधानसभा सदस्यता जाने का खतरा। सूरज कुंड चिंतन शिविर में आतंकवाद पर सख्ती के लिए शाह का प्लान। खालिस्तान समर्थक संगठन एसएफजे पर बैन की हुई बात। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कश्मीर पर नेहरू की नीतियों की आलोचना की। कहा, देश ने 7 दशक तक नेहरू की 5 गलतियों का भुगता नतीजा। जल्दी ही सीएनजी पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर आ सकती है। आम उपभोक्ताओं के लिए वाजिब कीमतें तय करने को लेकर जो कमेटी बनी थी, किरीट पारिख कमेटी, वो गैस की रियायती कीमतों पर अपनी सिफारिशें दे सकती हैं। डिटेल लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताया आलोक, कब तक आएगी खबर और क्या खबर आएगी? बिल्कुल, देखिए, सीएनजी पीएनजी इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। सीएनबीसी आवाज के सूत्रों से जानकारी मिली है कि किरीट पारिख कमेटी, जिसको कि इस बात के लिए सेटअप किया गया था कि एंड यूजर यानी कि आम उपभोक्ताओं के लिए नेचुरल गैस की कीमतें क्या हो और क्या फेयर मैकेनिज्म हो, क्या उचित दर हो, उसको फिक्स करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द सौंप सकती है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि 30 अक्टूबर को इसकी आखिरी बैठक होगी, जिसमें किरीट पारिख कमेटी अपनी रिपोर्ट को फाइनलाइज करेगी और बहुत हद तक संभव है कि नवंबर के पहले हफ्ते में इस रिपोर्ट को सौंप दिया जाए, जिसमें एक मेजर जो सिफारिश हो सकती है कि $6 से $7 पर MMBTU गैस की दरें तय की जा सकती हैं। यानी कि इस पर एक कैप लगाया जाएगा। इससे ज़्यादा जितनी भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनको नहीं दी जाएगी, ताकि वो एंड यूजर यानी कि आम ग्राहकों को सस्ती दरों में सीएनजी और पीएनजी की सप्लाई कर सकें। आपको याद होगा कि 1 अक्टूबर को जब सरकार ने नेचुरल गैस की प्राइसेस का रिव्यू किया था, तब करीब 40% तक गैस की कीमतें बढ़ गई थी, जिसका इम्पैक्ट सीधे सीधे आम उपभोक्ताओं पर आया था। और जो आईजीएल से लेकर तमाम जितनी भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, उन्होंने सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में काफी बढ़ोतरी की थी। लेकिन सरकार ने इस रिव्यू को देखते हुए ही किरीट पारिख कमेटी का गठन किया था और ये कहा था कि वो सुझाए कि आम उपभोक्ताओं यानी एंड यूजर के लिए फेयर प्राइस मैकेनिज्म क्या हो और किस तरह से उनको कम कीमतें दी जा सकती हैं। तो इसी को लेकर जो $6 से $7 पर MMBTU की रेट की सिफारिश की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। और अमेरिका की तीसरी तिमाही में जीडीपी के नंबर अनुमान से बेहतर आए हैं। जीडीपी 2.6% आया है, जबकि अनुमान 2.3% का ही था। ये एक तरह से बेहतर संकेत है। पहली तिमाही में जीडीपी 1.6% पर चली गई थी और दूसरी तिमाही में 0.6% पर। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि कंज्यूमर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, इस वजह से जीडीपी में सुधार देखने को मिला है। और शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार में रौनक आ गई है। अक्टूबर एक्सपायरी के दिन बाजार बढ़त पर बंद हुआ। आईटी को छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स में बढ़त देखने को मिली। आज का कारोबार सेंसेक्स 213 पॉइंट चढ़कर 59,756 पर बंद हुआ और निफ्टी 81 पॉइंट चढ़कर 17,737 पर। और डिटेल लेते हैं यतिन मोता से। बताइए यतिन, आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला?
देखिए आज बाजार में इंट्राडे थोड़ी बहुत उठापटक आपने देखी। एसजीएक्स निफ्टी जिस हिसाब से कहानी बयान कर रही थी उससे कहीं नीचे हम खुले। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो मेटल शेयर आज फोकस में थे। जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को दिखेंगे। टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में भी आपने 3 से 5% तक की इंट्राडे मूव देखी। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स और पावर ग्रिड जैसे शेयर्स में आपको अच्छी खासी बाइंग बड़े वॉल्यूम्स पे देखने को मिली। लूजिंग एंड पे बजाज ग्रुप के काफी सारे शेयर्स आपको दिखेंगे, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, इसके अलावा एशियन पेंट्स और नेस्ले जैसे एफएमसीजी शेयर्स में भी थोड़ी बहुत बिकवाली का माहौल रहा। मिड कैप्स काफी एक्टिव थे आज वायदे बाजार में, खास करके आरबीएल बैंक 10% ऊपर देखा गया। इसके अलावा एसजेवीएन, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, नतीजों के बाद पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। लूजिंग एंड पे ग्लैंड फार्मा कमजोर नतीजों के बाद लगभग 15% गिरा। नायका यहाँ बिकवाली बहुत ज्यादा जबरदस्त भारी है, बोनस अनाउंसमेंट के बावजूद यहाँ 5.5% के कट आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मैस्टेक और प्रिंस पाइप जैसे स्टॉक्स में 5% की गिरावट दर्ज हुई। शुक्रिया यतिन। और इधर ब्रिटेन, अमेरिका, हालांकि अमेरिका में आज जीडीपी के नंबर अनुमान से अच्छा है, फिर भी मंदी का खतरा मंडरा रहा है। ये कहना है एलोरा कैपिटल के वीसी एंड सीईओ राज भट्ट का। एलोरा कैपिटल के राज भट्ट के मुताबिक बाकी देशों के मुकाबले भारतीय इकोनॉमी की स्थिति काफी बेहतर है। UK economy is going through a very big challenging time. Growth is not going to be there. Normally जब रिसेशन आता है, हमारे यहाँ भी रिसेशन है, तो गवर्नमेंट स्पेंड्स लॉट ऑफ मनी, तो पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ती है और दैट्स हाउ यू कम आउट ऑफ रिसेशन। अनफॉर्चुनेटली पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए बोरिंग करनी पड़ेगी, बोरिंग है नहीं। आपने अब तो बैड न्यूज आनी शुरू हुई है। दिस वीक वी हैड माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड फेसबुक, दे ऑल डिसअपॉइंटेड and I think Google and Microsoft had fallen by 7-8%, and this is high value. These are $2 trillion companies, and 7% fall in a company means $140 billion write off in the market value of the company. Facebook fell yesterday, I think 20%. And India is obviously holding on well because Indian earnings are coming robust. I mean, finally we are showing that we have consumer which is strong. We are not over leveraged. Our debt position is not bad. Our foreign exchange reserves are good. और आपको दिखाते हैं एलॉन मस्क की एक दिलचस्प तस्वीर जो इन दिनों वायरल हो रही है। आज वायरल है वीडियो एलन मस्क के ट्विटर ऑफिस जाने का है। मस्क ने वीडियो खुद शेयर किया है। इसमें वो एक वॉश बेसिन हाथ में लेकर ऑफिस में जाते दिख रहे हैं। इसके साथ ही कयास लगाया जा रहा है कि ट्विटर डील अब जल्द पूरी हो जाएगी। पहले मस्क ट्विटर खरीदने के प्लान से पीछे हट गए थे। और इस बार त्योहारों में हवाई यातायात उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। हवाई किराए अभी आसमान छू रहे हैं और दिवाली में उड़ान का आंकड़ा 2019 के बराबर भी नहीं पहुंच पाया। बात करते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। बताइए रोहन, क्या खास बात है, प्री कोविड लेवल पे भी नहीं पहुंच पाया इस बार एयर ट्रेवल? जी, एविएशन के और टूरिज्म के जो आंकड़े आए हैं वो उम्मीद के अनुसार नहीं है। उम्मीद ये की जा रही थी कि इस बार फेस्टिव सीजन काफ़ी अच्छा ट्रैवल होने वाला था और प्री कोविड लेवल को पार करने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक ये 2019 के आंकड़ों को भी पार नहीं कर पाया है। अगर हम इस बार के एयर ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो कोविड से पहले हर दिन लगभग 4 लाख लोग यात्रा करते थे, हवाई यातायात करते थे। वहीं अभी के जो ताज़ा आंकड़े हैं वो 3.5 लाख के लगभग ही हैं। फ्लाइट डिपार्चर्स की बात करें तो कोविड से पहले लगभग 2900 फ्लाइट्स डिपार्चर हर दिन होता था, जबकि अभी का जो ताज़ा आंकड़ा है वो 2700 ही है। यानी वहाँ पे भी जो है हम कोविड के पहले के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाए हैं। एयर फुटफॉल भी कम हुआ है। अगर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो 9% कम है कोविड से पहले की बात करें उसके आंकड़े के मुताबिक। तो सारे जितने भी आंकड़े बता रहे हैं कि लोगों ने उतना ट्रैवल नहीं किया जितना उम्मीद की जा रही थी, और 4 लाख का आंकड़ा उम्मीद की जा रही थी कि उसे हम इस बार पार कर पाएंगे, वो नहीं हो पाया है। हालांकि डिमांड और इंक्वायरीज काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उतने लोगों ने आखिरकार ट्रैवल नहीं किया। और जो एक्सपर्ट बता रहे हैं 2-3 कारण है। एक तो अभी वर्क फ्रॉम होम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कई लोगों ने इस बार जो घर गए थे वो वापस जो दिवाली सेलिब्रेट करने या जो नवरात्र सेलिब्रेट करने की बात है तो बहुत सारे लोग नहीं गए। हालांकि अभी भी इंक्वायरीज अच्छी हैं ईयर एंड के लिए। तो इस बार जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि शायद ईयर एंड तक जो 4 लाख का आंकड़ा है हम उस समय तक ये पार कर पाए, लेकिन फिलहाल जो है वो एयर फेयर्स 25 से 30% तक ज़्यादा हैं। लोग ट्रैवल करने से थोड़ा बच रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा बदल सकता है लगभग साल के अंत तक, ये एक्सपर्ट्स बता रहे हैं।
शुक्रिया रोहन। और एक अच्छी खबर क्रिकेट जगत से, अब पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान मैच फीस मिलेगी। बीसीसीआई के इस ऐतिहासिक फैसले का आज बोर्ड के सचिव जय शाह ने ऐलान किया। जय शाह ने ट्वीट किया है कि भेदभाव खत्म करने की दिशा में बीसीसीआई की तरफ से उठाए गए इस पहले कदम का ऐलान करते वक्त उन्हें खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट वाली महिला क्रिकेटर्स के लिए पे इक्विटी पॉलिसी लागू की जा रही है। महिला और पुरुष क्रिकेटरों के लिए समान मैच फीस के साथ हम क्रिकेट में समानता के नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीसीसीआई की इस ऐलान के साथ ही पुरुष और महिला टीमों दोनों टीमों के क्रिकेटर्स को हर टेस्ट मैच के लिए 15 लाख, हर वनडे के लिए 6 लाख और T20 के लिए 3 लाख रुपए की मैच फीस मिलेगी। और महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। बीसीसीआई ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है पे पैरिटी को लेकर। इस ओवरऑल डिसीजन को कैसे देखती हैं और खासतौर पे महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है? वेल, ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है बीसीसीआई की तरफ से। जिस तरीके से बीसीसीआई ने दिवाली के बाद इतना बड़ा गुड न्यूज़ सुनाया एंटायर वुमेन्स क्रिकेट के लिए इंडिया में, सो बहुत अच्छा लगा सुन के, देख के, बिकॉज बहुत दिनों से बात की चर्चा चल रही थी। बट समहाउ इट्स गेट लिटिल डिले, बट फाइनली दे अनाउंस एंड दिस विल माने सोसाइटी के लिए, वुमेन्स क्रिकेट के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इससे सोसाइटी में भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेंगे। क्योंकि हम लोग हर जगह लड़का लड़कियों में भेदभाव करते, इससे काफ़ी कम होगा। हम सब एक ही प्लेटफॉर्म में हैं, एक ही है इंसान है, एंड स्पोर्ट्स भी हम एक ही खेल रहे हैं, तो रेस्पेक्ट एंड एवरीथिंग इट विल कम नेक्स्ट लेवल। आप महिला क्रिकेट क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर चुकी हैं और आप एक मतलब जो एक चैलेंज फेस होता है जब कोई करियर बनाने की सोचता है क्रिकेट में, खासतौर पर अगर आप लड़की हैं, तो आपको लगता है कि अब आसान होगा, अब ज़्यादा लड़कियां क्रिकेट में आ सकेंगी और ओवरऑल भारतीय क्रिकेट को इससे हेल्प मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वुमेंस क्रिकेट में लड़कियों में, यंगस्टर्स में बहुत मोटिवेशन मिलेगा। इंडियन क्रिकेटर्स को मोटिवेशन मिलेगा। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है? आपके देश के संस्थाएं ने आपका सबका पे स्केल सेम कर दिया है, इससे बढ़िया चीज़ नहीं हो सकता। एट द सेम टाइम एज ए यंगस्टर्स, आप जब क्रिकेट खेलना शुरू करते हो, एज ए यंगस्टर्स आप जब सोचते हो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, नाउ व्हेन यू विल सी आप वुमेन्स IPL, सेम पे स्केल इन इंडियन टीम, मोर मैचेस और डोमेस्टिक क्रिकेट, अंडर 19 वर्ल्ड कप, इससे यंगस्टर्स जो बडिंग क्रिकेटर्स हैं उनको भी बहुत अच्छा इनकरेज करेंगे इस गेम को प्रोफेशनली खेले और देश के लिए रिप्रेजेंट करें। इधर T20 वर्ल्ड कप के अपने दूसरे मैच में भारत ने नीदरलैंड्स की टीम को 56 रन से हरा दिया। सिडनी में खेले जा रहे इस मैच में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। इसमें भारत ने 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 179 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड की टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 123 रन ही बना पाई। रोहित शर्मा ने 53 रन की पारी खेली, वहीं विराट कोहली 44 गेंदों में 66 रन और सूर्य कुमार यादव ने 25 गेंदों में 51 रन की नाबाद पारी खेली। टेलीकॉम ड्राफ्ट बिल पर उठे विवाद को देखते हुए सरकार दोबारा ड्राफ्ट बिल जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। अगले 1 हफ्ते में लोगों से सुझाव मांगने के लिए नया ड्राफ्ट बिल जारी हो सकता है। पुरानी बिल में कई खामियां हैं जिसे सरकार दूर करेगी। इस खबर पर डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। बताएं असीम, किस तरह की चेंजेस हुई है? देखिए, सरकार जो है टेलीकॉम सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा जो देना चाहती है। इसके लिए सरकार ने पिछले महीने ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल जो जारी किया था। इसमें कई तरह के रिफॉर्म्स जो है सरकार इसके जरिए जो है करना चाहती थी, लेकिन इस बिल में कई सारी खामियां थी जिसको लेकर के विवाद जो हो गया था। खासतौर के इसमें ट्राई की पावर जो है उसको हटा दिया गया था। साथ ही साथ जो भी OTT एप्स है उनके लिए एक रेगुलेशन जो है, उनको लाइसेंस रिजीम में लाने की बातचीत जो है वो की जा रही थी। और जो दिवाली होने वाली कंपनी है उनके लिए प्रोसेस जो है सरकार ने चेंज जो कर दिया था। लेकिन इसको लेकर के कई सारे विवाद हुए।
जिसमें ये कहा गया कि अगर ये बिल एज इट इज लागू हो जाता है तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बढ़ावा, अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है बढ़ावा मिलेगा। तो सरकार इसको लेकर के अब तैयार है, सरकार इसमें चेंजेस करने की तैयारी जो है वो कर रही है। 30 अक्टूबर तक इस पर सुझाव जो है मांगे गए हैं। उसके बाद सरकार जो एक नया ड्राफ्ट बिल जो है वो लेकर के आएगी, जिसमें कि सारे बदलाव जो है वो किए जाएंगे, जिसमें कि ट्राई की पावर्स जो है वो उनको दोबारा से लौटाई जाएंगी। जो ओटीटी है उनके लिए क्लियर पाथ रेगुलेशन जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि कौन सी ओटीटी की सर्विसेज जो है इसके अंदर दायरे के अंदर जो है वो आएंगी। तो इस तरह के सारे चेंजेस करके दूरसंचार विभाग दोबारा से एक नया ड्राफ्ट बिल जो है जारी करने की तैयारी कर रहा है, जिसके ऊपर कमेंट्स जो है दोबारा से लोगों के लिए जाएंगे। तो जिससे जितनी भी कंपनियां हैं उनको फायदा होगा, जितने भी ओटीटी एप्स है, चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, या उनको इससे फायदा जो होगा। तो जल्द ही अगले एक हफ्ते के अंदर ये नया ड्राफ्ट बिल जो है आप आता हुआ देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम। और यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आपको ब्रेक के बाद बताएंगे कि केजरीवाल के किस बयान पर क्यों मचा है कोहराम। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सियासी गूगली डाल दी है। कल केजरीवाल ने कहा कि देश की आर्थिक तरक्की के लिए देवताओं का आशीर्वाद जरूरी है, इसलिए करेंसी नोट पर गांधी जी के साथ साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर भी होनी चाहिए। केजरीवाल के इस बयान का सीधे तौर पर कोई भी पार्टी विरोध नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी नेताओं ने जोर शोर से केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने केजरीवाल पर आरएसएस और बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया है। मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। जो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का भी विरोध करते थे, वो आज एक चुनावी मुखौटा लेकर के आए हैं। तो उनको याद रहे कि नरेंद्र मोदी जी सत्य सनातन के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसको आप सोचना तो दूर, अब शायद आपका विचार बदले कि आप कम से कम उनका आदर करें और अपने गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष को आज ही सस्पेंड कर दो। इसको लगा हो सकता है गुजरात में सांप्रदायिकता की या सांप्रदायों की बात करके कुछ मिल जाए, तो उन्होंने लक्ष्मी गणेश जी की बात निकाल दी। भाई इस तरीके की अगर आपकी राजनीति होती तो कहीं ना कहीं दिल्ली के भी, आपके प्रशासन में भी तो इस बात को आना चाहिए था। और एक बात देखो, आप हर बार ये किसको कोट करता है, इस देश की किसी प्रथा को, इस देश के किसी कामकाज को नहीं, विदेश को। तो केजरीवाल की मांग क्या एक चुनावी स्टंट है, या केजरीवाल बीजेपी के एजेंडा में सेंध लगाना चाहते हैं? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर देखना मत भूलिए। हरियाणा के सूरजकुंड में सभी राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर हो रहा है। चिंतन शिविर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया और कहा कि सिख फॉर जस्टिस पर बैन लगाने की बात उन्होंने कही। इसे खालिस्तान समर्थक संगठन बताया गया है। हमने तय किया है 2024 तक देश के सभी राज्यों में एनआईए की शाखाओं को स्थापित कर एक दृढ़ आतंकवाद विरोधी नेटवर्क बनाने में हम सफल होंगे। हमने आयुध संशोधन में भी, आयुध अधिनियम में भी संशोधन किया है। एनसीबी में सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। 4 स्तरीय एनकोड, इसका नेशनल डेटाबेस और मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो जैसे कई इनिशिएटिव इसके लिए लिए गए हैं। सिख कट्टरवाद को रोकने के लिए सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध डालने की बात की गई है।
और भारत में जम्मू कश्मीर के विलय के आज 75 साल हो गए। 1947 में आज ही के दिन महाराजा हरि सिंह ने विलय प्रस्ताव को स्वीकार कर कश्मीर में भारत की सेनाएं भेजी गई थी। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मौके को याद करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 5 गलतियां याद दिलाई हैं। ये भूल छोटा मोटा भूल नहीं है, बहुत बड़ा भूल था और उस भूल को जो मिटाने का प्रयास भी किया जा रहा था और एक अलग से नैरेटिव देने का कोशिश किया, उसको सही करना ज़रूरी है। मैंने जो लिखा वो कोई मेरा मत तो है नहीं, ये इतिहास का पन्नों में लिखा हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो लोकसभा में जो बात कही थी, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बात रखी थी या यूनाइटेड नेशन में जो लेके गई बात, ये सारे जो मुद्दे हैं ये तो मैंने कोई इसको खोज के निकाला तो नहीं है, ये तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है और ये देशवासियों का सामने में रखना ज़रूरी था। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन्फेंट्री दिवस के मौके पर भारतीय सेना को बधाई दी। राजनाथ सिंह ने जम्मू और कश्मीर में इन्फेंट्री दिवस के आयोजन पर कहा कि जम्मू कश्मीर तेज गति से विकास कर रहा है और विकास और भी तेज होगा। उन्होंने कहा कि जब तक भारत गिलगित बल्टिस्तान के हिस्से को ले नहीं लेता तब तक चुप नहीं बैठेगा। साथियों, कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र आज सामान्य प्रदेशों से कहीं अधिक रफ्तार से प्रगति के रास्ते पर है। यह प्रदेश एक के बाद एक विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। पर मैं यहां कहना चाहूंगा कि अभी तो हमने इस इलाके के डेवलपमेंट का आगाज भर किया है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे। यूपी के रामपुर कोर्ट ने वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में 3 साल की सजा सुनाई है। आजम खान ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को आईपीसी की धारा 153A, 505A और 125 के तहत दोषी पाया है। 3 साल की सजा के बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता भी लगभग तय है। आजम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश में 80 से अधिक मामले पहले से दर्ज है और उन सभी में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल चुकी है। छठ पर बिहार और यूपी जाने वाली ट्रेनों में टिकटों की बहुत मारामारी है और स्टेशनों पर भारी भीड़ है। ऐसे में कैसे लोग घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ने क्या खास इंतजाम किए हैं? दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर हालात का जायजा लिया भावना सुरेश ने। छठ महापर्व है जिसे धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है और खास तौर पर बिहार के लिए तो बहुत ही बड़ा त्योहार है। ऐसे में राजधानी दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं, खास तौर के बिहार के रहने वाले जो लोग हैं, वो अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ दिख रही है। रेलवे की तरफ से ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन लाखों में यात्री हैं जो अपने घर जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में केवल 2 दिन का वक्त है जब छठ मनाया जाना है, तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से वो अपने घर पहुंचे। आप ये देखिए, लंबी लाइनें आपको आनंद विहार रेलवे स्टेशन की नजर आ जाएगी। घर जाने वाली लोगों की, कुछ लोग हैं चेहरे पे मुस्कान है, उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ जा रही है? छठ बिहार जा रही, छठ पूजा के लिए, छठ पूजा बनाने के लिए बिहार जा रहे हैं, भागलपुर। अच्छा, ट्रेन का टिकट हो? बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म है। ट्रेन का टिकट कंफर्म है? ट्रेन का टिकट हुआ है? हाँ। आपका ट्रेन का टिकट हो चुका है छठ के लिए? हाँ जी। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं, टिकट नहीं हुआ है मेरा सबका। कैसे जाएंगे? टिकट यहाँ नहीं मिलेंगे। अच्छा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं, छठ की पूजा के लिए बिहार जा रहे हैं। इंतजाम है सब? ना इंतजाम ना है सब चीज। देखिए, कुछ लोगों के ट्रेन के टिकट्स कंफर्म है, कुछ लोगों के ट्रेन के टिकट्स कंफर्म नहीं है, लेकिन देखिए घर जाने की जल्दी है, त्योहार मनाना है, महापर्व है। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरह से अपने घर जल्द से जल्द पहुंचे। रेलवे स्टेशन के अलावा बस अड्डों पे भी बहुत भीड़ देखने को मिल रही है। रेलवे की तरफ से ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई है, खासा इंतजाम रेलवे स्टेशनों पर देखने को
को मिल रहा है। अलग से स्क्रीन लगाए गए हैं ताकि ट्रेन की जानकारी दी जाए। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पे टेंट लगाया गया है जिसमें कई पूछताछ काउंटर है, खाने पीने का इंतजाम किया गया है। और भीड़ इसी तरह से पिछले कुछ दिनों से जारी है। दिवाली के बाद भीड़ बढ़ गई है क्योंकि छठ का त्योहार मनाना है और खासतौर पर बिहार और यूपी जाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है क्योंकि बिहार के लिए महापर्व है छठ। और ऐसे में जो बड़ी संख्या में बिहार के लोग राजधानी दिल्ली में रहते हैं, अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन त्योहार मनाने के लिए अपने घर, अपने परिवार के पास जाना चाहते हैं, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं न किसी साधन से वो अपने घर जल्द से जल्द पहुंच सके। और राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों उनके अंगरक्षकों को सिल्वर ट्रम्पेट और सिल्वर ट्रम्पेट बैनर भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान खास आकर्षण का केंद्र रहा पूर्व सैनिकों का परेड और LED लाइट लगे घोड़ों का प्रदर्शन। बता दें कि राष्ट्रपति के अंगरक्षक यानी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड अपनी स्थापना के 250 साल मना रहा है। Srimati Draupadi Murmu has presented the President's silver trumpet and trumpet banner to the President's bodyguard. The Commandant's trumpeter, Dafadar Manjeet Kumar Dagar, proudly displaying the President's silver trumpet and trumpet banner. और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।